नमस्कार, बीएसटीवी के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। आज हम छत्तीसगढ़ के एक ऐसे जाने माने शख्सियत, एक ऐसे वरिष्ठ डॉक्टर जो हम सबके दिलों का ख्याल रखते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव हमारे साथ है। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। दिल की बीमारियां बढ़ते जा रही है सर, वजह क्या है? वजह प्रमुखता तो यह है कि हम अब हमारी आयु जो है वो लंबी होती जा रही है। पहले अगर हम 50 या 70 के दशक में भी जाएंगे तो ज़्यादातर लोग हैजा और इन सारी बीमारियों से पहले ही उनकी डेथ हो जाती थी, तो एक मेजर पॉपुलेशन कभी इस एज तक नहीं पहुंचती थी। तो हम लोग के मेडिकल के हिसाब से ये 4th और 5th फेज ऑफ ट्रांजिशन है, जहां कम्युनिकेबल डिजीज यानी हैजा जैसी संक्रामक बीमारियां वो कम होती हैं और गैर संक्रामक यानी कैंसर और हार्ट ये बढ़ते हैं। एक मेजर कारण भारत में तो ये है। उसके अलावा जो चीज़ आप देखेंगे, पश्चिमी देशों में लोग तंबाकू का सेवन या धूम्रपान वो उधर कम होता आया है। पिछले 25 सालों में वहाँ बहुत कम हो गया है और हमारे यहाँ उतना ही बढ़ा है। तीसरा कारण देखेंगे तो हमारी जो डाइट है वो एक जो पारंपरिक भारतीय भोजन था उससे हट के हम पश्चिम की अब कॉपी करने लगे हैं। हमारे बच्चे पिज्ज़ा खा रहे हैं या नूडल्स खा रहे हैं, और ये सारी चीज़ों के साथ में वो भी आप देखेंगे कि बच्चों में ओबेसिटी बढ़ रही है, क्योंकि उनका जो पहले बाहर खेलने का रहता था वो मैदान में अब बच्चे नहीं दिखते। सारे बच्चे अपने घर में कन्फाइंड हैं और उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर है, क्योंकि अब हर जगह हर एजुकेशन के हर लेवल पे जो है कंपटीशन है और माँ बाप शायद बच्चों को 5वीं क्लास के बाद से प्लान करने लग जाते हैं कि आगे उनको क्या बनना है। तो ये सारी चीज़ें मिलके हार्ट की बीमारियों को बढ़ा रही हैं और इनका हर एक का अलग अलग उपाय करना आवश्यक हो। जहां हम बैठे हुए एशियन कार्डियक सेंटर एसीआई, क्या फैसिलिटी है यहाँ पे सर? एसीआई में सबसे खुशी की बात यह है कि शासन ने बहुत अच्छा ध्यान दिया है और वर्ल्ड की जो बेस्ट इम्यूनिटीज हैं वो यहाँ पे उपलब्ध कराई हैं, इक्विपमेंट्स उपलब्ध कराए हैं और बाकी स्टाफ और बाकी सुविधाओं को भी उपलब्ध कराने का प्रयास लगभग हमेशा चल रहा है। आप ये देख सकते हैं कि हमारे यहाँ इंडिया की पहली लेजर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी वो हमारे यहाँ संपन्न हुई थी। कुछ एक ऐसे ऑपरेशंस भी हैं जो विश्व में हमने पहले या दूसरे हम लोगों ने किए हैं। तो अब सिर्फ ये नहीं कह सकते कि देश भर में, बल्कि पूरे विश्व भर में भी ये संस्था अग्रणी हो रही है। लेकिन सर, शासकीय अस्पताल पे लोगों का भरोसा क्यों नहीं होता है? ये सारा मिला जुला वो है। एक समय था जब आप मानते थे कि रायपुर मेडिकल कॉलेज या भिलाई का सेक्टर 9 हॉस्पिटल वही 2 अस्पताल हुआ करते थे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, और वहां दाखिला लेना हमने अपने बचपन में देखा है कि बहुत मुश्किल से दाखिला मिलता था और लोगों को उसके बाद में डेफिनेटली प्राइवेट हॉस्पिटल्स आए और उनमें थोड़ा सा अंतर तो रहता है। यहाँ इतनी भीड़ है कि समय लगता है, तो लोगों को एक तो ये लगता है कि हम, और दूसरा एक स्टिग्मा जैसा भी मानते हैं, खासकर जो संभ्रांत लोग हैं उनको लगता है कि मैंने अपने माँ बाप का इलाज अगर सरकारी अस्पताल में कराया तो रिश्तेदार क्या कहेंगे। मगर वो भ्रांति भी टूट रही है। लोग हमारे यहाँ भी रोज ऐसे लोग आ रहे हैं जो बाकी जगह से को छोड़कर यहाँ आना पसंद कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से मैं ये तो कह सकूंगा कि जो हमारे मेन टारगेट है, जो गरीब व्यक्ति है, उसके लिए तो उसको तो विश्वास है यहाँ पे, और वो दिन या रात हो वो आ जाता है। सर, लोग कहते हैं कि डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव गैप नहीं करते, छुट्टी नहीं लेते हैं, क्यों ऐसा? पिताजी किससे मिली हुई विरासत इसलिए? हाँ, मेरे फादर भी बहुत कम छुट्टियां लेते थे। इनफैक्ट आपको एक ऐसी चीज साझा करूंगा जो बहुत ही पर्सनल है कि मेरी मदर जब आखिरी सांसें गिन रही थी तो भी उन्होंने ये बोला था कि अगले दिन तुम हॉस्पिटल चले जाना, और वो भी बड़ा वो रहा कि मेरे फादर ने उनका जितना कार्यक्रम होता है वो 3 दिन में किया और चौथे दिन बोले कि आप अस्पताल चले जाओ। तो वो चीज तो मेरे को मुझे मतलब परिवार के रूप में मैं सोचूं कि पिता और पति के रूप में तो शायद नहीं, लेकिन पुत्र के रूप में तो जरूर ये रहा है कि आपको काम करना है। और वो लोग माता पिता दोनों मानते थे कि जिस काम के लिए आप हो वो आपको प्राथमिकता में करना है। सर, सरकारी डॉक्टर कभी आते हैं, नहीं आते हैं, नदारत रहते हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव सुबह 9 बजे आ जाते हैं, इतनी जल्दी क्यों आ जाते हैं? ये भी कहा जाए तो मेरे टीचर्स जो थे, जो मेरे एमडी में जो टीचर रहे हैं, डॉक्टर M.K. जैन सर रहे हैं रीवा में, वो 8:30 बजे अस्पताल में पहुंच जाते थे। उनके पहले हमको साइन करना रहता था रजिस्टर
यहाँ भी डॉक्टर शशांक गुप्ता रहे हैं, तो हम लोग 8:30 बजे पार्किंग में मिलते थे और रोज पैदल जो है एक 15 मिनट का वॉक हमारा साथ में होता था। तो वो एक आदत बनी हुई है, अगर या शायद कह सकते हैं कि मेरे को एक बीमारी भी हो सकती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जैसा है, कि मेरे को जो जिम्मेदारी दी रहती है तो जब तक मैं उस चेकलिस्ट में टिक नहीं कर लेता कि हाँ ये समय से हो गया है, मुझे अंदर से लगता रहता है कि कुछ मैंने काम छोड़ा हुआ है। आपको कई प्राइवेट हॉस्पिटल से भी ऑफर आए, लेकिन आप सरकारी में ही एकदम लगे हुए हैं। मैं प्राइवेट के लिए मिसफिट हूँ, क्योंकि देखिए दोनों के अपने अपने ध्येय हैं, अपनी अपनी जगह है। अब सरकारी सिस्टम हेल्थ क्रिएशन के लिए है और प्राइवेट वेल्थ क्रिएशन के लिए है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में कभी ना कभी तो क्लैश होती है। और चूंकि वहां पे बड़ा इन्वेस्टमेंट रहता है, यहाँ तो इन्वेस्टमेंट सरकार का रहता है, लोगों के पैसे का ही रहता है, वहां किसी व्यक्ति का रहता है, तो उसको भी जस्टिफाई करना रहता है। उस सिस्टम में मैं अपने आप को असहज महसूस करता हूं कि वो चीजें नहीं हो पाएंगी। मतलब अभी बहुत बड़ा ऑफर आया था, मैंने अपने पिताजी से बात की तो उन्होंने बोला ज्वाइन कर लो। ये बात यूजुअली मैं उनसे बात करता हूं तो जैसे कॉलेज से निकला तो स्पीकर फोन में कार के बात करते हुए घर जाता हूं ताकि रोज बात हो। तो जैसे ही निकला उन्होंने बोला ज्वाइन कर लो। घर पहुंचते तक बोला कि ये तुम ज्वाइन कर लोगे, तुमको इतने पैसे दे रहे हैं तो इससे 10 गुना एक्सपेक्ट करेंगे, तुमसे अपेक्षा रहेगी। जब 10 गुना तुमको देना होगा तो किसी न किसी मरीज को तुमको कहीं ना कहीं कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और उस दिन आपको लगे रात को तुम सोओगे नहीं। तो इससे अच्छा बेटर है कि ये जहां हो, और पर्याप्त है, दोनों टाइम बढ़िया भोजन मिल रहा है, परिवार सुखी है, किसी को कोई कंप्लेन नहीं, तो और करना क्या है। सर, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या अंतर? कंफ्यूजन क्यों? लोग बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है, और ये दोनों बिल्कुल मतलब है, उनमें कुछ चीजें ओवरलैप करती हैं। कार्डियक अरेस्ट एक बड़ी चीज है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है कि आपका हार्ट पूरी तरह से थम गया है, उसमें कोई विद्युतीय एक्टिविटी नहीं है, कोई गतिविधि नहीं है, और उसका ब्लड पंप करने का जो बेसिक फंक्शन है वो भी वो नहीं कर पा रहा है। और इसमें हमारे पास में बहुत कम समय रहता है। अगर हम इस 3 मिनट में हम इसमें दोबारा से हार्ट को एक्टिवेट नहीं कर पाए तो शायद हमारे लिए व्यक्ति को बचाना मुश्किल होता है। और अगर पब्लिक प्लेस में देखें तो इसमें 10 में से 9 व्यक्ति मर जाते हैं, और अस्पताल की एडमिशन में अगर अस्पताल में होता है तो 7 से 8 व्यक्ति मर जाते हैं, मतलब 1 या 2 ही बचता है 10 में। लेकिन हार्ट अटैक एक अलग चीज है, जिसमें हार्ट की एक हिस्से की जो नस है उसमें सप्लाई रुक जाती है। वो कार्डियक अरेस्ट करा सकता है, अगर बड़ा हिस्सा चपेट में आया तो वो कार्डियक अरेस्ट करा सकता है, लेकिन उस नस को रुकने से वो एक हिस्सा खराब होता है, हार्ट बाकी हिस्सा चलता रहता है, वो लाइफ सपोर्ट करता रहता है, और उसमें हमको समय मिल जाता है। अगर हम 3 घंटे के अंदर या 6 घंटे के अंदर में थक्का घोलने वाली इंजेक्शन लगा सकते हैं, या हम 3 दिन के अंदर में एंजियोप्लास्टी करके उसको खोल सकते हैं। तो ये चीज पब्लिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक में 3 मिनट का ही अंतराल है, और दूसरे में भी आपको 6 घंटे का अंतराल है, जिसके अंदर में आप हार्ट को बचा सकते हैं। तो ऐसी चीजों में आपको तुरंत किसी चिकित्सीय सुविधा तक पहुंच जाना चाहिए। ओपन हार्ट सर्जरी क्या होता है सर? लोग बड़े भय खाते हैं उसका नाम सुन के। अब ओपन हार्ट सर्जरी उतना भयावह नहीं रह गया है, इसमें मृत्यु का दर जो है वो 1000 में 1 से नीचे आ गया है, और इवन एडमिशन भी जो है वो आपको 3 दिन और 5 दिन से ज्यादा नहीं रहता। आजकल दूरबीन पद्धति से भी करने लग गए हैं, रोबोटिक भी आ गए हैं, तो उसमें और कम समय भर्ती रहना रहता है। ओपन हार्ट में आपको चेस्ट, छाती को कहीं से या तो उसको पूरा खोलना रहता है, पिंजर को खोलना रहता है, या उसमें दूरबीन के लिए 2-1 होल बना के आप हार्ट की सर्जरी कर सकते हैं। ये लेकिन सर्जन का काम है, कार्डियोलॉजिस्ट का काम नहीं रहता। साइलेंट अटैक क्या होता है सर? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों को कई बार अचरज होता है कि मुझे तो कभी दर्द नहीं हुआ और मुझे आप कह रहे हैं कि हार्ट अटैक हो गया या हार्ट को नुकसान हो गया है। विशेषकर जो लोग बुजुर्ग होते हैं, 75 ईयर्स से ज्यादा के लोग होते हैं, उनमें आधों को, और जो लोग डायबिटीज से ग्रसित होते हैं और उनको साथ में न्यूरोपैथी यानी उनकी नसों की संवेदनशीलता भी खत्म हो चुकी रहती है, उनको दर्द नहीं होता है, तो ये साइलेंट अटैक हो जाता है। ये दूसरे रूप से प्रकट होता है, आपको काम करने में थकान हो रही है, सीढ़ियां चढ़ने या चलने में सांस फूल रही है, इस तरह की चीजों से आपको पता चलता है कि आपका हार्ट की क्षमता कम हो गई है। और फिर जब अपन जांच करते हैं तो पता चलता है कि पहले हार्ट अटैक हो चुका है। इसको साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं। कितना घातक है सर साइलेंट अटैक? कोई भी हार्ट अटैक बहुत घातक है। अगर हम एवरेज लें, अगर 100 लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है
तो उसमें से 50% 1 घंटे के अंदर में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उसके बचे हुए जो लोग रहते हैं वो लगभग 24 घंटे में अन्य 25% को मृत्यु हो सकती है, और अगले 10-15% जो है वो 1 महीने में मर सकते हैं। अगर आज भी आप देखेंगे वैश्विक या देश की दोनों जगह सबसे ज्यादा मृत्यु का कारण हार्ट की बीमारी है। 24.8% जो मृत्यु होती है, यानी हर चौथी मृत्यु वो हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड बीमारी से होती है। तो सिम्टम कैसे जाने हम कि क्या सिम्टम है? सिम्टम में एक तो ये आपको सबसे पहले ये सोचना रहेगा कि कोई भी उम्र अब इससे अछूती नहीं रह गई है। ये विश्वास ना करें कि मैं आज 20 साल का हूं, 25 साल का हूं या 30 साल का हूं तो मुझे नहीं होगा। सबसे ज्यादा गलतियां इस उम्र के लोग ही करते हैं, क्योंकि इससे बड़ी उम्र वाले लोगों को रहता है भय कि हार्ट हो सकता है। तो आपको पहला कि हार्ट में 2 तरह की गतिविधियां होती हैं। एक तो विद्युतीय गतिविधि है, जो एक मोटर की तरह है हार्ट, उसकी अपनी वायरिंग है और उसका एक काम है कि वो पंप करेगा। दोनों में फेलियर हो सकता है। अगर आपकी हार्ट की विद्युतीय गतिविधि में फेलियर हुआ या उसमें दिक्कत हुई तो या तो आपकी हार्ट रेट बहुत कम हो जाएगी, आपको आंख के आगे अंधेरा आ जाएगा, आप गश खा के गिर सकते हैं, या आपको चलने में इतनी कमजोरी लगेगी कि आप नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि हार्ट अपनी क्षमता से कम काम कर रहा है। और बहुत तेज गति में हार्ट बीट करके भी आपको मृत्यु करा सकता है। ये दोनों विद्युतीय हो गया। और पंप फेलियर अगर होता है तो उसमें आपको वैसे ही रहेगा कि आपको शरीर को चलाने के लिए वो पेट्रोल चाहिए। पेट्रोल हार्ट सप्लाई कर रहा है, अगर हार्ट पर्याप्त मात्रा में नहीं सप्लाई कर रहा है तो आपको पहले तो सीने में दर्द हो सकता है, क्योंकि हार्ट को स्वयं कोई हिस्सा उसका डेड हो रहा है, तो वो दर्द हो सकता है। आपको चलने में वो दर्द बढ़ेगा, सीढ़ियां चढ़ने में दर्द बढ़ेगा। और डूम कहते हैं जिसको, लगता है कि अब सब कुछ खत्म होना, कयामत वाला समय आ रहा है, वैसी फीलिंग होगी। पसीना आएगा, आंख के आगे अंधेरा हो सकता है और आपकी सांसें फूल सकती हैं। ये सारी चीजें होंगी। हो सकता है आपको खांसी, और खांसी के साथ में गुलाबी रंग का कफ आए। ये सारी चीजें हो सकती हैं। कैसे बचा जाए सर? बचना बहुत सरल है, अगर आप सही समय पे बचना शुरू करते हैं। तो बचने की असली उम्र जो होती है वो 15-20 साल से शुरू होती है। हम लोग इसको रियलाइज नहीं करते और हम 35-40 के बाद में आके सोचते हैं कि हम रिवर्स कर लेंगे। तब तक वो जो 20 साल है, बेशकीमती 20 साल वो निकल चुके रहते हैं। तो पहला तो यही है कि आप अपने बच्चे को इतना एक्टिव बनाइए कि उसको कहीं भी वो रोज उसकी आदत में शुमार रहे कि वो एक्सरसाइज कर रहा है या चल फिर रहा है, दौड़ रहा है। ये चीजें रहेंगी। वो एक अगर आदत में उसके बने हैं, क्योंकि जो ब्लॉकेज है वो माँ के गर्भ से शुरू होते हैं और उनको बढ़ते बढ़ते आर्टरी को ब्लॉक करने लायक स्थिति उनकी आती है जब अपन 35-40 या 45 के हो जाते हैं। तो 45 के बाद में उसको रिवर्स करना बड़ा कठिन हो जाता है। उसके पहले फिर दूसरी जो चीजें हैं, जो व्यसन है, वो सबसे बड़े कारण है। खासकर छत्तीसगढ़ में गुड़ाखू जो महिलाएं भी करती हैं और इसको एक अच्छी मान्यता के रूप में लेते हैं कि दांत साफ किया जा रहा है, दिन में 5 बार गुड़ाखू करते हैं करके गर्व से बताते हैं। गुड़ाखू में तमाकू होता है और गुड़ होता है। तो तमाकू जो है वो आपकी नसों को नैरो भी करता है, संकीर्ण करता है, साथ में तुरंत ब्लॉकेज भी बनाता है, थक्का भी बनाता है। तो किसी भी तरह से आप तमाकू ले रहे हो, खाने वाला या पीने वाला, वो आपको नुकसान करेगा, उससे बचें। तीसरा है कि आपका जो भोजन है वो बड़ा संतुलित होना चाहिए। कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट में 20 या 25% से ज्यादा कैलोरी नहीं मिलनी चाहिए। मेजर कैलोरी का जो सोर्स होना चाहिए वो प्रोटीन होना चाहिए। और ये हमारे ट्रेडिशनल फूड में रहा है। हमारे ट्रेडिशनल फूड में आप देखेंगे दाल का स्थान है, भाजी सब्जी का स्थान है, मिलेट्स का स्थान है, जो सारे प्रोटीन के रिच आइटम है। उसके अलावा जो मेहनत कश लोग हैं, जैसे जो किसानी करते हैं, उनको एनर्जी कार्बोहाइड्रेट चाहिए रहती, तो छत्तीसगढ़ में प्रचलित बासी या चावल रहता है। लेकिन अब आप खेती किसानी की जगह आप ऑफिस में बैठने लगे हैं, तो आप खेती किसानी वाला खाना नहीं ले सकते। उसको आपको अपने उसके हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा। जो खेती किसानी कर रहे हैं उनको डेफिनेटली कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से लेनी है और वो रोज खर्च भी करते हैं। तो ट्रेडिशनली यही एक चीज हुई है कि हम लोग खेतों से बाहर आए हैं, मैदानों से बाहर आए हैं, सीमित हो गए हैं अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में। तो हम एनर्जी तो वही ले रहे हैं जो ट्रेडिशनली हमारी रही है, रादर थोड़ी सी सुपाच्य भोजन ले रहे हैं जिसमें ज्यादा एनर्जी जल्दी मिल जाती है, तो हम स्टोर करने लग गए। सर लेकिन आजकल बच्चे भी इससे पीड़ित हो रहे हैं।
मतलब ऐसा नहीं है कि एक हार्ट अटैक के लिए एक एज कोई होगी 40 के बाद, बच्चे भी पीड़ित हो, वो कैसे? मेरे यहाँ हम लोग ने रिसर्च की थी जिसमें हमने 35 के नीचे और 35 साल के ऊपर क्या कारण है उसको निकाला था। साथ में उसमें यह भी देखा था कि कोरोना के पहले और कोरोना के बाद में क्या फर्क पड़ा है, क्या कोरोना के इन्फेक्शन से या वैक्सीन से कोई फर्क पड़ा है। तो कोरोना डायरेक्टली हमको नहीं मिला कि ना वैक्सीन से कोई प्रभाव था पहले का और बाद का, लेकिन डेफिनेटली 35 से नीचे वाली आयु के हार्ट अटैक्स ज्यादा मिले। लगभग 8.4% थे पहले और अभी 20.8% हो गए, यानी 1.5 गुने के करीब बढ़ गए हैं अंडर 35 वालों में। उसका कारण देखा तो पता ये समझ में आया कि ये लोग पहले बाहर घूमते थे, कोरोना काल में जो 3 साल घर में रहे तो उनकी आदत बन गई घर में रहने की। भोजन का उनका जो पहले था वो और अभी में फर्क पड़ गया। अब जो है वो बाहर का भोजन ज्यादा ले रहे हैं, घर का भोजन कम ले रहे हैं। तीसरा ये पाया गया कि टोबैको और अल्कोहल का कंजम्पशन कोविड के पहले और कोविड के बाद में डबल हो गया है 35 वर्ष की आयु वाले लोगों के नीचे वाले में। तो वो चीज भी एक कारण बन गई है कि तो हमको ये समझ में आ रहा है कि क्यों यूथ हमारा इसमें आ रहा है। 35 के ऊपर वालों में आज भी वही पारंपरिक जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो रहे हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, आयु है, पुरुष होना है, या उनमें भी व्यसन रहे हैं लेकिन व्यसन डबल नहीं हुए हैं। और यहां हम देख रहे हैं कि व्यसन डबल हुए हैं, मोटापा डबल हुआ है, घर से बाहर निकलना कम हुआ है, घर का भोजन कम हुआ है, और यूथ 1.5 गुना ज्यादा हार्ट अटैक के साथ में आ रहे हैं जो कि कभी होते नहीं थे। सर अच्छे खासे फिट लोगों को भी हार्ट अटैक हो जाता है। जिम में हम देख रहे हैं कि अक्सर जिम में जो लोग हैं वो हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो जा रही है, ये कैसे हो पा रहा है? इसमें बहुत सारे कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण यह है कि आप अपनी क्षमता से ज्यादा एकाएक करने लगते हैं। जिम आपको जाना है तो आपको एक ग्रेजुअल आपको बढ़ाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप, तब आपको आपका शरीर ढलेगा और करेगा। लोगों को लगता है कि मैं अगले दिन जो है एक हीरो की तरह दिखने लगूं, और उसके लिए फिर वो कुछ प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसी दवाएं जिनमें यूरिया, क्रिएटिनिन और अलग चीजें होती हैं वो इस्तेमाल करते हैं, और ज्यादातर प्रोटीन पाउडर में स्टेरॉइड भी रहता है। तो वो स्टेरॉइड जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा शरीर तो बना देता है तुरंत, लेकिन वो अपनी कीमत लेता है, और कीमत या तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर होने से या हार्ट अटैक होने से प्रस्तुत होती है। सबसे बड़ी बात यह है सर कि हम सबको पता है कि हमको हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, अच्छा खाना है, एक्सरसाइज करना, फिर करते क्यों नहीं हम? इसको कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस कहते हैं हम लोग की भाषा में, कि हम लोग को दिख रहा है मगर हमारा मस्तिष्क उसको समझ नहीं रहा है। इसके पीछे अगर आप समझेंगे तो मोटिवेट होना किसी चीज को करने में, आप भी मैं भी, हो सकता है कि 1 जनवरी को सारे लोग जिम जाते हैं और वो फरवरी अंत तक आते आते वो मेंबरशिप चलती रहती है, लोग जाना बंद कर देते हैं। उसके पीछे ये है कि आपको किसी चीज की अच्छाई से मोटिवेट होना वो शॉर्ट पीरियड रहता है, क्योंकि वो मोटिवेशन आपका कुछ दिन दिखता है आपको, और आपको रिजल्ट वैसे नहीं मिलते, इसलिए आप छोड़ देते हो। हमको मोटिवेट अब होना पड़ेगा भय के साथ में, कि आप अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, आप ऐसा नहीं करोगे तो डायबिटीज हो जाएगी, आप ऐसा नहीं करोगे तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो वो भय हमेशा लगा रहेगा तो लोग मोटिवेट होंगे। मुझे मेजर तो यही लगता है कि लोग इसलिए बीच में छूट जाता है। दूसरा, एक ग्रुप कल्चर छूट गया है, यानी यारी दोस्ती छूट गई है। हमारी बचपने में एक रोज की एक मोहल्ले की टीम हुआ करती थी, जो आप बीमार भी पड़े रहोगे तो वो आपको खींच के फुटबॉल या क्रिकेट खेलने ले जा लेगी। आज हर व्यक्ति, हर बच्चा अपने घर में अकेला है, वो अपना वीडियो गेम खेल रहा है, उसको वीडियो गेम भी खेलना है, ऑनलाइन रहेगी टीम, आपको ऑफलाइन टीम नहीं मिलेगी जो उसको बिस्तर से खींच के मैदान तक ले जाए। तो ये बहुत बड़ी कमी है, और इसके कारण टीम बन के काम करना वो भी हमारे बच्चों में नहीं है, और इसलिए आप देख रहे हैं कि इतनी कलह और इतने झगड़े हो रहे हैं कि टीम वर्क नहीं रहता। टीम में आपको एडजस्ट करना पड़ता है, वो एडजस्टमेंट आप बचपन में सीख लेते हो, तो फिर आपके जब कार्य क्षेत्र में आते हो तो आपको एडजस्ट करने में कभी बुरा नहीं लगता कि वो मेरे से बेहतर खेल गया, तो आप किसी दिन आप बेहतर खेल जाओगे, वो टीम स्पिरिट रहती है। अभी लोग उतने सहिष्णु नहीं रह गए। कैसे सुधरेगा सर ये कल्चर, कैसे चेंज होगा? मेरे ख्याल से हमको फिर से एक तो कॉम्पिटिशन हमको कम करने पड़ेंगे। कॉम्पिटिशन कम करने का मतलब है कि हम जो शायद एमसीक्यू बेस्ड या हम जो टेस्ट बेस्ड एजुकेशन रखे हुए हैं, टेस्ट बेस्ड एजुकेशन आपको एक ब्रिटिश साम्राज्य के बाबू बनाने के लिए थी। उनको बाबू चाहिए थे,
उन्होंने बोला आप इतने नंबर लाओगे तो आप ये बाबू बन जाओगे। आपको इंडिपेंडेंट एक वैचारिक जो है ना इंडिपेंडेंस नहीं है कि जब आप कल्पना करो कि आपको कुछ और बनाना है, आपको रविन्द्रनाथ टैगोर बनना है, आप बैठ के आप सिर्फ कविता लिखो। आज कोई माँ बाप अपने बच्चे को वो फ्रीडम नहीं देंगे, इसलिए हम डिस्कवरी नहीं करते, हम अच्छी नकल कर लेते हैं। अमेरिका में कोई फोन बना, कहीं और फोन बना, हम नकल बना लेंगे, मगर हमारे यहाँ कोई नया फोन के लिए कोई एक्सेसरी बने वो हमारे नहीं, क्योंकि हम कॉपी करने वाले बाबू बन गए हैं और इंडिपेंडेंट होने वाले नहीं रहे हैं। दूसरा यही है कि वो कॉपी करना तब आएगा जब असली डिस्कवरी तब आएगी जब अलग अलग चैनल्स जुड़ेंगे, कि कोई बच्चा वो पेंटर है, कोई बच्चा वैज्ञानिक है, कोई बच्चा इंजीनियर है। जब वो तीन एक टीम की तरह काम करेंगे तो वो लोग कुछ ऐसी चीज बनाएंगे और वही चीज हर जगह रिफ्लेक्ट होगी, स्वास्थ्य में भी होगी, एजुकेशन में भी होगी, लॉ में भी होगी, सरकार में भी होगी। जब ये स्थिति आएगी तो ही हम सक्सेसफुल बनेंगे, अन्यथा हम आज भी वो सामंतवादी या साम्राज्यवादी वैचारिकता के साथ ही रहेंगे। सर मेल फीमेल में हार्ट अटैक में कोई डिफरेंस होता है? मेल फीमेल में हार्ट अटैक में डिफरेंस होता है। एक अच्छी बात यह है कि जो संरचना ऐसी है कि लगभग 50 साल तक जब तक फीमेल्स मां बनने के लायक होती हैं उनको हार्ट अटैक्स कम होते हैं, लेकिन 64 वर्ष की आयु के बाद में फीमेल्स मेल से आगे निकल जाती हैं, तो उस समय हार्ट अटैक्स बढ़ जाते हैं और दोनों की प्रस्तुति अलग होती है। मेल्स में प्रस्तुति होगी बहुत तेज दर्द से, किसी नस के बंद होने से। फीमेल्स में होंगी कि उनकी बहुत सारी नसें में ब्लॉकेज रहेगा, एकाएक कोई बंद नहीं होगी, उनको हल्का हल्का दर्द या अनस्टेबल एंजाइना जिसको बोलते हैं वो होता रहेगा, लेकिन अचानक से हार्ट अटैक उनमें कम रहेंगे, मेल्स में ज्यादा रहेंगे। उसका हार्मोनल रीजंस भी हैं, उसका व्यसन वाले रीजंस भी हैं कि जो स्मोकर होते हैं, तंबाकू खाते हैं, उनकी नस एकाएक बंद हो जाती है तंबाकू के विष के कारण, मगर फीमेल्स में वो धीरे धीरे डेवलप होती है। फीमेल्स में ट्रीटमेंट भी जो है वो गड़बड़ होता है। ट्रीटमेंट इसलिए गड़बड़ होता है क्योंकि वो अक्सर निग्लेक्ट हो जाती है, कि उनका दर्द जो है चूंकि वैसा सहनीय दर्द रहता है वो बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। दूसरा, शारीरिक संरचना भी कम ऐसी रहती है कि वेट कम है, हाइट कम है, तो दवाई की जो डोसेज हैं या जो इलाज की पद्धति हैं, जो इलाज के कैथेटर्स हैं, वो मेल के हिसाब से ज्यादा बने हुए हैं, डोसेज भी उसके हिसाब से बनी हुई है, उनमें कई बार वो ज्यादा हो जाती है, तो वो एक डिस्कनेक्ट रहता है ट्रीटमेंट, अच्छे ट्रीटमेंट मिलने में, अच्छी डायग्नोसिस होने में और अच्छा रिजल्ट मिलने में फीमेल्स में। कितना महंगा सर हार्ट का ट्रीटमेंट? क्योंकि लोगों के जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उनके मन में एक भ्रांति है कि बहुत महंगा है, हम कैसे इलाज कराएंगे? अब उतना महंगा नहीं रहा, ये अच्छी बात है। लगभग 2015-16 में भारत सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया और उन्होंने एक सीलिंग लगाई है जो इक्विपमेंट्स हार्ट के लिए विशेषकर यूज हो रहे हैं, उनमें उन्होंने लगाया कि इसके ऊपर किसी की कॉस्ट नहीं जाएगी। तो लगभग जो 1.5-2 लाख के स्टेंट है वो अभी आपको 40,000 की रेंज में मिल जाते हैं। उसके अलावा शासन की तरफ से बहुत सारी, जैसे आयुष्मान योजना है, इतनी अच्छी योजनाएं हैं जिसमें बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए तो अपने प्रदेश में 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त है अगर वो सरकारी अस्पताल में हो रहा है। तो उतनी कठिनाई नहीं रह गई है। इस चीज को समझना बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि पहले अगर कोई गरीब व्यक्ति बीमार होता था तो उसको 2 चीजों की पहले चिंता होती थी बाद में बीमारी की, कि वो अपने घर से अस्पताल तक कैसे जाएगा, और दूसरा ये कि जाएगा तो उसके बाद खर्चा कैसे करेगा। तो अभी ये दोनों चीजें लगभग काफी अच्छी तरीके से, एम्बुलेंस सर्विसेज भी बहुत अच्छी इंप्रूव हुई हैं और ये योजनाएं भी बहुत अच्छी आई हैं जिनसे काम किया जा सकता है। और इसके साथ ही साथ बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारी नई चीजें आई हैं, तो जो पहले थेरेपी की कॉस्ट थी वो अब लगभग 1/3 या 1/10वां हिस्से की रह गई है, जो हर व्यक्ति के लिए सहज है और इलाज कर सकता है। हमारे अस्पताल में सारी योजनाएं चलती हैं, इसलिए यहाँ पे इलाज मुफ्त है। कई बार जो हम लोग कोशिश ये भी करते हैं कि दवाएं भी हमारे यहाँ से सबको अच्छी से अच्छी दवा जो है वो मुफ्त मिले, और उसको सरकार मानती भी है। बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जो नई आई हैं, महंगी हैं, लेकिन जो जीवन रक्षक हैं तो वो कोशिश में रहते हैं कि वो भी मिल जाए। आपातकाल पे क्या करना चाहिए सर? आपातकाल में अगर आपको हार्ट अटैक आ रहा है तो आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि आपके पंप में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपके शरीर को ब्लड पहुंचा पाए। तो हमको जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको सेव करना जरूरी है, स्पेशली स्वयं को कॉन्शियस रखने के लिए, चैतन्य रखने के लिए, ब्रेन को ब्लड मिले।
तो आप कोशिश ये करें कि आप थोड़ा सा पैर को उठा के सिर को नीचे करके, अगर आपको चलने में या आंख के आगे अंधेरा आ रहा है, ऐसा कर लें कि ब्रेन की तरफ ब्लड ज्यादा जाए। कोशिश ये करें कि और ज्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि जो आप मूवमेंट करेंगे उसके लिए हार्ट को ब्लड वहां पहुंचाना पड़ेगा। वो ब्लड अगर आप ब्रेन की तरफ और हार्ट की तरफ ही रखेंगे तो आपकी सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को धड़कन बहुत तेज हुई है और एकाएक वो गश खा के गिरा है, तो सबसे पास वाले व्यक्ति को सीपीआर आना चाहिए। सीपीआर में सबसे बेसिक चीज तो आनी चाहिए कि आपको चेस्ट में एक जोर से मुक्का मारना है, कई बार उससे थमा हुआ हार्ट चालू हो जाता है, और उसके बाद में आपको सीपीआर की विधि आनी चाहिए, जो हम लोग भी कोशिश करते हैं कि सब जगह सिखाया जा सके, जिसमें आपको छाती को दबाना है, सांस को कैसे देना है, वो चीजें सिखाते हैं। उसके बाद में आपको रहता है कि आप किसी एम्बुलेंस या किसी दूसरे व्यक्ति को से मदद मांगे, सहायता मांगे। तीसरा ये रहेगा कि आपके पास में अगर आपको लग रहा है हार्ट अटैक है, तो आपको ब्लड क्लॉट घोलने वाली जो दवाइयां हैं, जो गोलियां ले सकते हैं, वो लेनी चाहिए, जिसमें एस्पिरिन आती है, वो लेना है आपको। स्टैटिन, अटोरवास्टैटिन आता है, तो एस्पिरिन 300 मिलीग्राम, अटोरवास्टैटिन 80 मिलीग्राम, ये चबा कर लेना है। ये भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि चबाने से उसका असर तुरंत चालू हो जाता है। अगर आप निगल लेते हैं तो उसका असर 45 मिनट बाद चालू होता है। और फिर जहां आप जितना निकटतम कोई चिकित्सीय सुविधा है वहां तक आपको चले जाना चाहिए, क्योंकि वैसे ही मैंने आपको बताया कि 100 में 50 लोगों की मृत्यु 1 घंटे में हो जाती है। अगर वो उसके पहले कहीं पहुंच जाते हैं तो उनकी बचने की संभावना बहुत अच्छी हो जाती है। अकेले एस्पिरिन से 26% मृत्यु दर नीचे आई थी। सो आप ये मान सकते हैं कि एक छोटी सी गोली अगर आपकी जेब में या किसी के पास में है, तो वो 100 में 26 लोगों को बचा सकती है। एक आखिरी सवाल सर, क्या मैसेज देना चाहते हैं हेल्दी हार्ट रखने के लिए? हेल्दी हार्ट रखने के लिए बहुत सरल सा मैसेज है, जैसा भगवान ने आपको बनाया है आप उतना ही मेंटेन करने की कोशिश करिए। अच्छा लंबा आयु पाने के लिए परिवार के साथ में रहिए, खुश रहिए, और ये समझ के चलिए कि जो हमारी परंपराओं में है वो फिल्टर होके आया है, और उससे दूर ना भागें। वेस्टर्न देश हमारे पुरातन की तरफ जा रहे हैं, और हम उनकी कॉपी करने के लिए जा रहे हैं। बच्चे आज कोरियन पॉप और कोरियन खाने के लिए पीछे भाग रहे हैं, या अमेरिकन पिज्जा के पीछे भाग रहे हैं। उसको छोड़ के अगर आप रियलाइज करेंगे कि आप अपना पारंपरिक भोजन और पारंपरिक व्यवस्था जो थी उसके साथ में रहेंगे, तो बीमारी बहुत कम होगी। बेहद शुक्रिया सर, समय देने के लिए बेहद शुक्रिया। अगले अंक में एक और सक्सेस के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।